एबीपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो क्रिकेट के मैदान में छक्के लगाने के लिए जाने जाते रहे हैं, अब सियासत के मैदान में लगा रहे हैं। लेकिन उनकी टीम की शिकायत है कि वो बाउंड्री पार कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें बाउंड्री के बाहर भेज दिया गया है। ये क्रिकेट की नहीं, सियासत की बात है और भ्रष्टाचार की गुगली अपने गुल खिला रही है। कीर्ति आजाद, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। विश्व विजेता टीम का खिलाड़ी और जनता की सेवा करने वाला राजनेता कीर्ति आजाद। देश की राजनीति में आजकल कीर्ति आजाद के बड़े चर्चे हैं। अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने पर कीर्ति को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। बीजेपी के 22 साल पुराने सिपाही कीर्ति आजाद अब विरोधियों के ज्यादा पसंदीदा हैं। और अगर ये पार्टी मुझे सस्पेंड करती है तो ये दुर्भाग्य है पार्टी का। कीर्ति आजाद को राजनीति विरासत में मिली। पिता भगवत झा आजाद कांग्रेस के बड़े नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कीर्ति की ज्यादातर पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। यहीं पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास में ग्रेजुएशन किया। कीर्ति आजाद शुरू से राजनीति में नहीं थे। उनका पहला प्यार था क्रिकेट और देश के लिए खेलना। अपने ऑलराउंड खेल के दम पर कीर्ति ने पहले दिल्ली की टीम और फिर भारतीय टीम में जगह बनाई। कीर्ति 1983 में उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने वेस्टइंडीज को फाइनल में हराकर विश्व कप जीता था। क्रिकेट छूटा तो कीर्ति ने राजनीति की पारी बीजेपी के साथ शुरू की। 1993 में वो दिल्ली के गोल मार्केट से विधायक बने। लेकिन कीर्ति के नसीब में दिल्ली नहीं बल्कि बिहार की राजनीति ज्यादा लिखी थी। दरभंगा से कीर्ति 3 बार सांसद चुने गए। पिछले 8-9 सालों से कीर्ति आजाद लगातार क्रिकेट में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे थे, खासकर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन DDCA में भ्रष्टाचार को। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं। मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए हुई थी और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। कीर्ति की तरह उनके दोनों बेटे भी दिल्ली के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। बिहार के पूर्णिया में पैदा हुए कीर्ति आजाद 56 साल के हो गए हैं। कीर्ति का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन कीर्ति ने ऐलान कर दिया है कि क्रिकेट में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, नहीं न्यू। क्योंकि बड़ा आप, मैं देख रहा हूं आजकल आप बड़ी कविताएं सुना रहे हैं, आप शेर सुना रहे हैं। ये आपका कोई कलेक्शन है प्राइवेट कि आपको याद आता रहता है, या कोई ऐसा दोस्त है जो आपको बताता रहता है कि इस मौके पर ये शेर फिट है? नहीं, मेरे पिताजी बहुत कविताएं लिखा करते थे और उनका भी संग्रह मैं एकत्रित कर रहा हूं। नलायक हो गया था बीच में, लेकिन उनके बहुत सारे मेरे पास हैं। उनके पार्लियामेंट के 1952 से लेकर के अब तक के मैंने सब, जब तक वो पार्लियामेंट में थे, वो सब संग्रह किया है। वह स्वतंत्रता सेनानी थे, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए, उनके पांव में गोली लगी, अंग्रेजों से लड़ते। तो उन्होंने नौजवानों के लिए कविता लिखी थी कि कोटि कोटि आंखों का सपना तुम साकार करोगे। अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हमारा सपना था आजादी। कोटि कोटि अरमानों में तुम नूतन रंग भरोगे, देश मांगता त्याग क्या दोगे नई जवानी, धन धन संसार कह उठे नव हिंद का पानी। तो त्याग तो उस समय हमारे बड़ों ने दिया। आज भी जब कभी भ्रष्टाचार के दूसरे मामले आते हैं तो उसके लिए लड़ता हूं। त्याग तो आज भी चलेगा। ये अच्छी लाइन है। अगर आप कोई नई पार्टी बनाना चाहें तो ये उसका स्लोगन हो सकता है। ये नहीं, मैं दगा तो नहीं कर सकता। चलिए, ये आपके पार्टी अध्यक्ष है, देखिए वो क्या कह रहे हैं आप ही के लिए। एक ऐसा विवाद खड़ा करना अरुण जी के नाम से जिसमें दूर दूर तक
कहीं पर भी अरुण जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना किसी का हो सकता है। अरुण जी इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के लिए उनका उदाहरण देना, एग्जाम्पल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर श्री अरुण जी के साथ खड़ी है। तो ऐसा नहीं है पार्टी अध्यक्ष ने आपको समझाया, पर आपने तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली या पांव मार लिया, पता नहीं क्या किया आपने। क्यों किया आपने ऐसा, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, और ये मामला आज का तो है नहीं, ये तो मामला पिछले 9-10 सालों से चल रहा है। एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दिल्ली है, जिसके अध्यक्ष बिशन सिंह बेदी जी हैं, उसमें सुरेंद्र खन्ना है, उसमें मनिंदर सिंह है, उसके सचिव समीर बहादुर हैं। ये लोग जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कहा मुझसे इसमें आगे बीच में जुड़िए, तो जब कभी भी ऐसा अवसर मिलता है तो मैं जाता हूं, तो उसको मैंने उठाया। वो जंग है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। मैंने तो अरुण जी के खिलाफ नाम लिया नहीं था। आप गए थे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने, क्या समझाया उन्होंने? रामलाल जी से आप मिले थे, क्या उन्होंने समझाया? क्या आपको? देखिए, समझाने की बात ये थी, मैंने कहा कि सबसे पहले तो यह क्रिकेट का मामला है, व्यक्तिगत मामला नहीं है। और जब व्यक्तिगत मामला नहीं है तो जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हो रही है, मुझे चलने दीजिए। और मैंने एक ऑप्शन दिया था कि अगर ऐसी ही बात है, पार्टी का ही मामला है, तो दोनों को आमने सामने बिठा लें। मेरे ख्याल से उसमें कोई खराबी नहीं थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वो क्या कह रहे थे आपसे? नहीं, वो क्लासिफाइड है, वो रहने दीजिए। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि वो आगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे होगा, नहीं होगा, वो नहीं मैं उससे शब्द करना चाहता। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी आप लगातार तारीफ करते रहे, उन्होंने स्वयं कहा कि अरुण जेटली अडवाणी जी की तरह पाक साफ होकर निकलेंगे। आप इशारा समझ क्यों नहीं रहे हैं? जिद सी में क्यों हैं? मैंने तो नहीं कहा कि अरुण जेटली जी ने भ्रष्टाचार किया। मैंने तो ये कहा कि वो अध्यक्ष थे जिस समय हो रहा था, मैं सूचना देना था। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि दो लोगों को इसमें लड़ाने की क्या जरूरत है। और यदि आपने देखा होगा 11-12 की जो हमारी एजीएम हुई थी, उसमें भी मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल मैनुअल नहीं है और गड़बड़ियां हो रही हैं, ऑडिटर को मत लीजिए। लेकिन उसी ऑडिटर को लिया गया जिसके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने 215/3 नंबर देख लीजिए, किसी को जो भी देख रहे हो वो जाके 30,000 पता कर लें कि आरओसी ने किया है कि नहीं केस। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इनको नोटिस दिया है और इनका लाइसेंस कैंसिल होगा। मैं सवाल से मैं सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि प्रधानमंत्री जब ऐसा कहते हैं, उस पर आपने इशारा नहीं समझा कि क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, मैं प्रधानमंत्री का निरादर कहां करता हूं? मैं पार्टी का आज भी निरादर नहीं करता हूं। मैंने कब किसी के ऊपर आरोप लगा दिया? क्या मेरे पार्टी के खिलाफ बोला? पर प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं ये अडवाणी जी की तरह पाक साफ होकर निकलेंगे। आप अगर मुझे एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो मैंने कहा कि उसका मतलब और भी तो कुछ हो सकता है कि अडवाणी जी रिजाइन करके चले गए थे, ये भी तो हो सकता है ना। तो मेरा केवल इतना कहना है कि अगर कोई चीज को मैंने उजागर किया और अगर ये पार्टी का मामला था तो ये 9 साल पहले ही सुलझ जाना चाहिए था, और अध्यक्षों ने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया? क्या कभी आपने जेटली जी से फेस टू फेस इस पर कभी बातचीत की इतने सालों में, 9 सालों में? कैसे प्रश्न पूछते हैं आप? प्रयास किया था 2-3 बार जी, लेकिन नहीं हो पाई। नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार का मुद्दा है और खेल का मुद्दा है। और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, नहीं हो पाई मतलब उन्होंने बात नहीं की आपसे? हाँ, नहीं बात हुई। नहीं बात हुई और नहीं बात की अलग अलग बात। नहीं बात की, उन्होंने बात नहीं की। हाँ। कीर्ति जी, अभी तक जो आपने कहा है आपके स्टेटमेंट्स में, समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति आपने विश्वास जताया है। कोई निराशा है क्या कि जिस विषय पर आप बोल रहे हैं अभी तक प्रधानमंत्री ने आपके समर्थन में कुछ भी नहीं कहा है? नहीं, मैं इसमें मेरे ख्याल से मैं समर्थन की बात नहीं करता हूं। बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस एबीपी के माध्यम से, कि सीबीआई ने 23 अक्टूबर से 4 नोटिस दिए हैं डीडीसीए को। अभी लेटेस्ट नोटिस दिया है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे दिया है और आईपीएल के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके पर दिया है। तो यदि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं लड़ रही होती तो ये 4 नोटिस डीडीसीए को नहीं मिले होते। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज का है कि जनरली सीबीआई रेड करती है, जैसे हमने देखा था वहां उनके यहां रेड हुआ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहां, चीफ मिनिस्टर के, वैसे यहां पे 4 नोटिस दिए और जो सूचना मुझे मिल रही है कि वहां से कागज निकल रहे हैं, सबूत गायब किए जा रहे हैं। तो उसमें फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और डीआरआई को लगाना पड़ेगा, वही ट्रेल ढूंढ पाएगी जो राउंड ट्रिपिंग है मनी का। आपको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा जेटली जी का एक तरीके से जेटली जी के पाक साफ निकल आने के बारे में, आप
के बारे में भी कुछ कहते या आपकी ओर भी कुछ इशारा करते? मुझे कोई इससे नहीं है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र उम्मीदें हैं और उन्होंने जो बात कही है वो सराखों पे है। मेरा तो केवल ये कहना है कि सीबीआई लगी है, 4 महीने में इंक्वायरी को खत्म करवा दिया जाए। यहां तक कि आपको एक बात बता दूं दिवांग जी, 56 मैचेस इस मैच के पहले हुए हैं जिसमें कि सबसे बढ़िया फाइनेंशियल आपको फायदा पैसे का खूब होता है आईपीएल के मैचेस में, क्योंकि आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं। इसमें जस्टिस मुडगिल को स्पॉन्सर्स नहीं उतने मिले, कम पैसा था, सब्सिडाइज रेट्स में दिए गए, 9,000 मुफ्त में दिल्ली के स्कूल के बच्चों को टिकट दी गई, उसके बावजूद इसमें तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन उन 56 आईपीएल मैचों में प्रॉफिट नहीं हुआ है। यह भी मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी में आपके माध्यम से लोगों के बीच में आना चाहिए, तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं क्या दूध है और क्या पानी। चलिए, विनम्रता के साथ ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या इसमें ये नहीं लगता है कि आप पार्लियामेंट में इशू को लाके एक पॉलिटिकल इशू, अरुण जेटली अध्यक्ष थे उस समय, तो इसको पॉलिटिकली आप एंटी अरुण पॉलिटिक्स में क्रिकेट भ्रष्टाचार का मुद्दा यूज करने के लिए, क्योंकि एबीपी जैसे मान लीजिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यहां का जो इरेगुलरिटीज है क्या वो पार्लियामेंट का विषय है या हमारे जो ऑडिट होगा, हमारा प्राइवेट कंपनी का जो इशू है, ये सरकार के साथ भी कोई लेन देन नहीं है, पब्लिक मनी भी एज सच डायरेक्टली इस इशू में इन्वॉल्व नहीं है। सर, ये पब्लिक मनी कैसे नहीं इन्वॉल्व है, आप मुझे ये बताइए। 8 एकड़ की जमीन है जो आपको मिट्टी के भाव मिली हुई है, आपके पास लीज नहीं है, आप इलीगल स्क्वाटर हैं। दूसरी बात आपने कहा क्रिकेट हमारे देश में धर्म है, नहीं तो हॉकी के अंदर की भी गड़बड़ियां होती हैं और दूसरे खेलों में भी हॉकी गेमों में भी गड़बड़ियां होती हैं, उसका इशू नहीं आता। क्रिकेट हमारे देश में धर्म है। साथ ही साथ अगर आईपीएल का इशू उठा सकते हैं, आईपीएल के भ्रष्टाचार का इशू उठा सकते हैं, 2009 में साउथ अफ्रीका गए और उसके अंदर फेमा के वायलेशन हो सकते हैं, आरबीआई नॉर्म्स के वायलेशन होते हैं, एफडीआई के नॉर्म हो सकते हैं और वो मामला उठ सकता है, तो ये क्यों नहीं उठ सकता? और दूसरी एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि केरला क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के ऊपर माननीय केरला हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ऑल द ऑफिस बेयरर्स नॉट ऑफ केरला क्रिकेट एसोसिएशन बट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स बॉडीज आर पब्लिक सर्वेंट्स। और जब वो लोग उसको यहां क्वॉश कराने के लिए, स्टे कराने के लिए आए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस ऑर्डर विल बी मेंटेन्ड, नाउ दे कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। आपने पार्लियामेंट की बात की, आप मुझे बताइए, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आना था, वो कैबिनेट में गया, बट वहां पर 7 से ज्यादा आदमी ऐसे थे जो किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, और खास करके क्रिकेट के स्टेट एसोसिएशन से जुड़े थे या बोर्ड में थे। उसमें एक मंत्री ऐसे थे जो आज भी बीसीसीआई के लॉयर हैं। वो जो ट्रोजन हॉर्स अंदर थे वो तो थे ही, लेकिन उसके बाहर भी, उस कैबिनेट से बाहर भी बैठे बहुत सारे ट्रोजन हॉर्स थे जिन्होंने कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल नहीं आने दिया। तो कौन है वो मंत्री? देखिए, ऐसा होता है, पार्लियामेंट में एक तरफ सरकार बैठती है, एक तरफ अपोजिशन बैठती है, लेकिन जब मामला आईपीएल और बीसीसीआई का आता है, न तो सत्ता बोलती है ना विपक्ष बोलता है। आप कह रहे हैं कि पूरा हाउस एक हो जाता है? एक हाउस हो जाता है। पर दूसरी तरफ जब आप बोलते हैं तो सबसे ज्यादा तालियां कांग्रेस से बजती हैं, ये बात भी है। देखिए, बड़ी अजीब सी परिस्थिति है कि कांग्रेस से बजे या कोई और बजाए। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर कोई दाद देता है तो मैं उसका धन्यवाद करता हूं। मेरा प्रश्न सिर्फ एक है, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, मुझे भ्रष्टाचार दिख रहा है। अब आपको मेरे पर शौक है, अरे सीता को भी अग्नि परीक्षा में जाना पड़ा था भाई। कांग्रेस के समय में एसएफआईओ बनी, एक तरफ 62 काउंट्स में करोड़ों रुपए के गड़बड़ी में 62 काउंट्स उनको वायलेशन पाया गया लॉ की अलग अलग उसमें, और उसके बाद कंपाउंडिंग हुई। आप एक ट्रैफिक लाइट आप करते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस, आपके ऊपर चालान हो जाता है, आपको जाकर के अदालत में देना पड़ता है, आपका एक पॉइंट कट जाता है ड्राइविंग लाइसेंस में। तो आप अगर कंपाउंडिंग करते हो तो दैट इज क्रिमिनल एक्ट। क्यों कंपाउंड किया? मतलब लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन अगर कोई जगह है तो वो डीडीसी है। करोड़ों में घपला करो और हजारों में फाइन दे दो। पर ये बात सही है कि जब ये मसला चला, आप केजरीवाल से मिले? मैं नहीं मिला। आप केजरीवाल से कभी नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले। पर क्या ये बात सही है कि आपने प्रधानमंत्री से इस बारे में पहले बात की हुई है? क्लासिफाइड
क्लासिफाइड बातचीत है, पर यह बात सही है कि आपने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से पहले बात की हुई है। अब ये तो गुगली है, मुझे समझ में नहीं आती है क्लासिफाइड का क्या मतलब है। प्रश्न, मतलब आप नो कमेंट कह रहे हैं। अगला प्रश्न। नहीं, आप इसको मना कर रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैं उस गरिमा को, उस स्थिति को भूल करके छोटा नहीं करना चाहता। मेरी मजबूरी है, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। मजबूरी नहीं है, एक इज्जत है जिसके लिए जवाब नहीं दूंगा। हाँ, तो ये सुन लीजिए, ये आपके बारे में है, इसका बचाव कीजिए। अरे बाप रे। जब तक इसके बेटे खेल रहे थे डीडीसी अच्छा था, जब तक बेदी के बेटे खेल रहे थे डीडीसी अच्छा था, जब तक ये कोच थे डीडीसी अच्छा था, जब तक बेदी मैनेजर था या क्या टीम का साथ चलता था डीडीसी अच्छा था। जब इनको वहां से हटा दिया गया फॉर वॉट एवर रीजन, आई एम टोल्ड व्हेन कीर्ति वाज द सिलेक्टर, इसने एक ही साल में 34 बच्चे खिला दिए और एलिगेशन लगाता है पैसे लेते हो। हमें ये तो बताओ 34 बच्चे खेलेंगे क्यों? आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। नीड्स वेरिफिकेशन कि अगर इसके टाइम की जो सिलेक्शन थी तभी इसको हटा दिया था, अंडर 22 या किसका आई डोंट नो सिलेक्टर था, ये चेयरमैन था सिलेक्शन में। ये सारी चीजें चेक कर तू। ये नरेंद्र बत्रा जी वहां पर ट्रेजर थे इस पूरे समय में। 2 साल पहले इन्होंने छोड़ा है। इनको पता होना चाहिए कि बोर्ड की एक डायरेक्टिव है और वो ये कहता है कि किसी एज ग्रुप में कोई भी एसोसिएशन स्टेट का वो 25 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं भेजेगा। तो मैं सिलेक्टर अगर चाहूं भी तो नहीं कर सकता। 34 नहीं भेज सकता, जो ये बोल रहे हैं। हाँ, 34 नहीं भेज सकता। और वहां पर जब ये सिलेक्शन हुई, मैंने सिलेक्शन छोड़ दिया। मुझसे चाहते थे कि किसी को मैं खिलाऊं, मैंने कहा मैं नहीं खिलाऊंगा। फिर इन्होंने इसमें कहा कि मैं इसे बदमाशी करूं। आप मुझे ये रजिस्टर ला के दिखा दें कि पहली एक या दूसरी मीटिंग के बाद मैंने कभी साइन किया हो। मैंने छोड़ दिया फिर, और उसके बाद कहा कि 2004 के बाद मुझे सिलेक्टर नहीं रहना। मैंने ये बात अपने अध्यक्ष जी को बताई थी और ये भी कहा था कि अगर मेरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको खिलाइए, नहीं परफॉर्म करे तो हटा दीजिए, लेकिन विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसा इशारा कर रहे हैं कि विंडिक्टिव हुए ये आपके बेटों को नहीं खिलवाया क्योंकि आपकी राजनीति आ रही थी बीच में, आप कह रहे थे वो बातें आ रही थी? देवांग जी, ऐसा था। सबसे पहली बात तो मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ा आदमी बनना हो तो छोटी बातें नहीं करना। और अटल जी भी कहते ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि अगर बड़ा आदमी बनना हो तो किसी को व्यक्तिगत तरीके से किसी को ट्रोजन हॉर्स बोल दो, किसी को फिक्सर बोल दो, किसी को कुछ बोल दो। मुझे इस चीज का शौक नहीं है। क्या ये बात सही नहीं है कि आपकी पत्नी को गोल मार्केट से चुनाव लड़ाया गया, तब बहुत पॉपुलर रही, लोकप्रिय रही शीला दीक्षित के खिलाफ? जब वो चुनाव हार गई, आप चाहते थे कि वो पूर्वी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ें और वो नहीं हो पाया। उसके बाद एक तरीके से मतभेद आपके शुरू हुए। क्या अरुण जेटली से मतभेदों की शुरुआत वहां से हुई? मेरे लिए इस समय अरुण जेटली इंपॉर्टेंट नहीं है इस सवाल में। पहली बात तो आपको ये कह दूं कि कभी सांसद का मैं चुनाव नहीं लड़वाना चाहता था, पूनम को यह करना चाहता था। उस समय वो चुनाव लड़ना चाहती थी। इस बार भी वैसे ही हुआ, पिछली बार भी वैसे ही हुआ। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि वो चाहती थी, अब किसी ने खास करके नहीं होने दिया। तो यह तो अनुसंधान का प्रश्न है। वैसे कीर्ति, आप लगातार कहते हैं कि अरुण जेटली से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, पर आप जब आप इस्तेमाल करते हैं शब्दों को, वो उन्हीं के शब्द होते हैं। आपको ट्रोजन हॉर्स याद आया जो उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है? देखिए, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे लीडर हैं। जब वो अच्छे अच्छे शब्दों को बोलते हैं तो मैं उसको पिक करता हूं। उसको पिक करने के बाद उसका उपयोग करता हूं। तो आप मुझे बताइए, तो फिर लोग मुझे भी इंटेलिजेंट समझेंगे ना। चलिए, अगर मैं किसी अच्छी चीज को पिक नहीं कर पाऊं तो लोग समझेंगे तो बेवकूफ है, इंटेलिजेंट नहीं है। ये भी आपकी एक अदा है जी। पिछले हफ्ते मुख्य सूचना आयुक्त का फैसला हुआ था और आपके ब्रदर यशोवर्धन आजाद साहब उसमें प्रमुख दावेदारों में से थे। आपकी पत्नी फिल्म सेंसर बोर्ड में आने वाली थी, वो नहीं आई। तो क्या आपको नहीं लगता है ये कोलेटरल डैमेज आपका साथ साथ चल रहा है और आपकी जो लड़ाई है उसका कोई रिश्ता है इन चीजों के साथ? भाई के बारे में प्रश्न आपका सही है, लेकिन गलत आदमी से ये आप पूछ रहे हैं। इस बात का तो आभास होगा, इस बात का तो अंदाजा होगा कि अगर मैं इस तरह से लड़ाई शुरू करूंगा तो इन सब सवालों पर भी मुझे घेरा जाएगा, पूछा जाएगा, और बल्कि टीम लगी होगी अब ढूंढने में कि भाई और ढूंढो इसने क्या क्या
गुल खिलाए हैं, क्या क्या कारनामे किए हैं? मैंने क्या कारनामा किया? किसी ने ये कहा है कि मैं किसी संस्था में था और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, या मैंने भ्रष्टाचार किया? मैंने तो नहीं, मेरे ऊपर तो ऐसा कोई केस है नहीं। तो मुझे बताइए कि मैंने क्या गलती की है। आप मुझे आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कटघरे में खड़ा हूं, इतने सीनियर लोग हैं, सबको हाथ जोड़ करके कहता हूं कि मेरी गलती मुझे गिनाइए, मैं क्षमा मांगूंगा? अरे मैं इसको समझूंगा कि बिल्कुल सही है। मैं गिनाता हूं। आपने कहा आप प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, आपने कहा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, उनकी बातों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बुलाकर कहा, आपने उनकी बात तो रखी नहीं, तो फिर ऐसा सम्मान किस बात का? मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए मेरी क्या बात अंदर भी मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मर्यादा में रहना। अब तो सस्पेंडेड हूं, लेकिन अपने आप को 22 साल के पुराने सिपाही मानता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उस समय जुड़ा था जब कोई भारतीय जनता पार्टी को छूता नहीं था। मेरे पिताजी जब मुख्यमंत्री 1988 में बने, उस समय राजीव गांधी जी ने मेरे पिताजी से कहा कि भागवत झा जी आप वहां चले गए, मैं कीर्ति को यहां मिनिस्टर ले लेता हूं, बाई इलेक्शन लड़ करके रहेगा, आप वहां देखिए, ये कम से कम आगे आएगा तो परिवार की राजनीति चलती रहेगी। मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तक मैं मर नहीं जाता या जब तक सेवानिवृत्त राजनीति से नहीं हो जाता, सार्वजनिक जीवन से, तब तक मेरा बेटा नहीं लड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, मैं तो तब बन सकता था। आपने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मानी, बल्कि आपने कांग्रेस अध्यक्ष की बात मान के लोकसभा में बयान दे दिया। अच्छा, ये तो बड़ी जानकारी आप मुझे दे रहे हैं। कहां पे मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात करी, कब की? हाउस के अंदर आपके ऊपर आरोप ही बीजेपी यही लगा रही है कि हाउस के अंदर सोनिया गांधी के कहने पर आपने बयान दिया। अफवाहों पे हिंदुस्तान लुटा है, अफवाह पे मुझे मत लुटा दीजिए। आपकी ये लड़ाई कीर्ति जी राजनैतिक है या फिर क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर आधारित है? क्योंकि पीछे कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहे हैं कि जेटली जी ने आपकी पत्नी को दिल्ली की राजनीति में उभरने नहीं दिया, और फिर कुछ इस तरीके की भी बातें उठी कि आपका भी टिकट कटवाने की कोशिश की गई, हालांकि उसमें सफलता नहीं मिल पाई। क्रिकेट का भ्रष्टाचार, मेरी पत्नी तो 2003 में लड़ चुकी थी। जो समझने वाला है वो समझेगा कि मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई तो 2006 में ही शुरू कर दी थी। टिकट तो उनका 2008 में कटा, तो टिकट कटने के कारण से मैं भ्रष्टाचार में चला गया, यह तो संभव नहीं है। संभव तो उल्टा हो सकता है। और ये अरुण जेटली हैं, सुनिए इनको। 114 करोड़ रुपए में 114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी 14,000 की कैपेसिटी के नेशनल स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम का रेनोवेशन 600 करोड़ रुपए में किया। यहाँ ब्रांड न्यू स्टेडियम 114 करोड़ रुपए में बच गया, और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। किसी एसएफआईओ ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। आपको क्या कहना है इस बारे में? भाई, जिन लोगों ने 900 करोड़ में स्टेडियम बनाया, उनका हश्र तो हम लोगों ने देख लिया ना। आपने खुद 2010 में ये सवाल उठाया। मैंने खुद ही 2010 में उठाया था ये सवाल, 900 करोड़ वाला। CWG गेम पे बोला तो ठीक है, IPL पे बोला तो ठीक है। अगर मैं इस भ्रष्टाचार की 2006-10 साल से बात कर रहा हूं तो गलत हो गया। धर्मशाला में मालूम है जहां सामान ले जाना कितना मुश्किल होता है? अनुराग ठाकुर जो सचिव हैं, उन्होंने कितने की बनाई है स्टेडियम? 25 से 30 करोड़ में बनी है। और यहां सामान नहीं लाना, कुछ नहीं करना, 114 करोड़। EPIL 57 करोड़ में बना के चली गई, 24 करोड़ एस्टिमेट था। क्या आपको मालूम है? आपके माध्यम से, ABP के माध्यम और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिबांग जी और सभी लोग को साक्षी मान करके कहना चाहता हूं, आपको मालूम है कि वहां 2 टियर का, इन्होंने 2 टियर का पास कराया था बिल्डिंग सैंक्शन प्लान, और उन्होंने 3 टियर बनाने शुरू कर दिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट की अनऑथराइज्ड, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की ड्राइव चल रही थी, सीलिंग की। क्या आपको मालूम है कि DDCA सील हुआ था? क्या आपको मालूम है कि 38 लाख रुपए आइडल लेबर दिए गए थे? वो आइडल लेबर किसको देने चाहिए? डायरेक्टर्स को देने चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स को देने चाहिए।
क्योंकि आपने 2 टियर की परमिशन ली और आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन 3 टियर की करते रहे। पहले दिन जब अरविंद केजरीवाल ने इसका इशू बनाया, तभी आपको स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था कि ये तो जॉनी कम लेटलीज है, ये मेरा इशू है, हमारा इशू है, ये अपना मुंह बंद रखें। आपने वो किया नहीं। नेक्स्ट, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्विटर पे जाके जिस भाषा का प्रयोग आपने किया वो शायद आपको शोभा नहीं देता है। फिर अगले दिन जो एक परसेप्शन बनी कि सोनिया आपको प्रोवोक कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि आप बोलो, आप बोलो। फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके थे, आपका बोलना वहां पर कोई जरूरी नहीं था। ये पार्टी की परसेप्शन है, तो उस परसेप्शन से अगर ये एक्शन आता है तो फिर आपका डिफेंस थोड़ा ढीला पड़ते लगता है। आपने पूछ लिया प्रश्न जी। जिस दिन ये बात अरविंद केजरीवाल ने उठाई, उसी दिन मेरा आया कि ये मुद्दा मेरा है। ये कल की आई हुई पार्टी किस प्रकार से उठा रही है, कांग्रेस किस मुंह से उठा रही है, ये मैं 9 साल से उठा रहा हूं। आप उसके ऊपर पिगी बैक राइडिंग कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए। विकास भदौरिया भी इस समय कवर कर रहे थे, ये भी वहां पे थे। ये मुद्दे को हमने पहले दिन ही में कहा। हमने यहां तक ये भी कहा, हमें मालूम था कि पार्टी हमारी बात मानेगी नहीं, अरुण जेटली जी मेरी बात मानेंगे नहीं, तो मैंने ये कहा कि आई डेयर यू टू पुट अ डेफेमेशन केस। घर की बात घर में रह जाती है तो ठीक रह जाता, उसको देख लेते किस प्रकार से होना है, नहीं होना है। अब इनके ऊपर करके आपने इतना बड़ा मुद्दा इनके हाथ में दे दिया है कि जो लोग इनको नहीं भी जानते थे वो आज पूरी तरीके से उनकी वाहवाही करेंगे। मुद्दा जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों ने दे दिया। तीसरी बात आपने कही, पार्लियामेंट में स्पीकर होती है, वह मौका देती है बोलने का या नहीं बोलने का। ये सोनिया गांधी ऐसे हाथ हिला देंगे और मैं बोल दूंगा, ये संभव नहीं। एक मिनट, परसेप्शन की बात है सर, तो वो परसेप्शन लोग कौन देते? इसीलिए मैंने कहा बिवेयर ऑफ रूमर मॉन्गर्स। यदि मैं नहीं बोलता तो लोग यही कहते कि देखो कांग्रेस से उसने बुलवा दिया और हमारे वित्त मंत्री को फंसवा दिया। मैं जब बच्चों को देखता हूं, उनकी माएं और बाप उनके आते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे को क्रिकेट छुड़वा दो। क्यों? क्योंकि यहां पर एज की फजिंग होती है। दिल्ली पुलिस में केस तो हो गया है, लेकिन उसके पर कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई को लिखा तो कहते दिल्ली पुलिस ने कर दिया। समझ गए ना? अब उधर मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? हमने तो लिख के दे दिया, अब आगे क्या हो? तो ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम के अंदर जो आ गया है करप्शन, सिस्टम के अंदर जो जंक लग गया है ना, उस जंक को हटाना होगा। सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार का अड्डा है तो वो सेक्शन 25 है, जो अब सेक्शन 8 हो गया है नए कानून के अंतर्गत। हमने तो यही कहा ना कि नेशनल हेराल्ड ने सेक्शन 25 का दुरुपयोग किया। जी। तो वही तो डीडीसी में भी हुआ। आज आपके पास प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप कह रहे हैं मैं लगातार 9 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। आपको तो केंद्र में मंत्री होना चाहिए था, आपको पार्टी का पूरा समर्थन होना चाहिए था। आज आप एक सस्पेंशन नोटिस के जवाब दे रहे हैं, तो क्या हो गया सर? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है तो कीर्ति आजाद से कहां गलती हुई है या चूक हुई है या भूल हुई है कि उनकी खुद की पार्टी के नेता उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? अब इस पर पार्टी की बात कहां से आ गई? क्यों? अब देखिए ना, मुझे ये लग रहा है कि आप बात को इस तरीके से घुमाना चाह रहे हैं कि मैं क्योंकि डीडीसी के बारे में बोल रहा हूं और लोग डीडीसी के भ्रष्टाचार को जेटली जी के साथ जोड़ रहे हैं और इसलिए इसको होने के बाद में कारण से मैं मंत्री नहीं बना। क्या आपका कहने का ही मतलब है? मैं बात को बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं, हो सकता है आपकी पार्टी घुमा रही होगी। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपके पास सस्पेंशन नोटिस है, आपके तो गाड़ी में झंडा लगा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, राइट क्वेश्चन टू द रॉन्ग पर्सन। आपने इस पर कभी सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचता। मैं ये थोड़ा ना सोचता हूं क्या कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख, भगवान कृष्ण का है। मुझे अगर कल पार्टी निकाल भी देगी, मुझे टिकट नहीं देगी, मैं राजनीति नहीं भी करूंगा तो ईमानदारी से 2 रोटी जरूर खाऊंगा। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री नहीं हो तो मेरे हाथ नहीं बंधे, मैं सच्चाई की राह पर चलता रहा। मेरे पिताजी की आत्मा देखती होगी तो प्रसन्न होती होगी कि वाह बेटा तू भी उस राह पर चला है जैसे मैं चलता था। पर आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप मंत्री होते तो आप सफाई नहीं करते, मैं समझ तो आप भ्रष्ट हो जाते, आप भ्रष्टाचारियों के साथ हो जाते? आप ये कहना चाह रहे हैं? नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। फिर मुझे ये सब करने का वक्त नहीं मिलता। फिर अगर मंत्रालय मिल जाता तो मैं उसी डिपार्टमेंट में फंस जाता। ये मुद्दा जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर
ने उठाया, आप लोगों की ही कंप्लेंट पे उठाया, एक प्रोब ऑर्डर की, अब उनके खिलाफ एक डेफेमेशन सूट है, क्रिमिनल सूट भी फाइल किया गया है। तो क्या आप केजरीवाल के डिफेंस में आई विटनेस बनेंगे अगर उनको जरूरत पड़ी, या आप खुद सोचे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो मैं खड़ा होता हूं कोर्ट में आके और आपको डिफेंड करता हूं? मिस्टर मैगजीन, मतलब आप मेरे पर फास्टर रन मार दिया आपने। देखिए ऐसा है प्रदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। अगर इन्होंने मुझे बुलाया और मेरी लीगल बाउंडिंग नहीं हुई, कंपल्शन नहीं हुआ जाने के लिए, तो मैं अपने पार्टी के विरोध में नहीं जा सकता। लेकिन अगर मेरी लीगल कंपल्शन हो जाती है कि नहीं आपको जाना है, नहीं तो आपके खिलाफ में वारंट निकलेगा, फिर तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी सस्पेंशन वापस होगी या नहीं होगी, ये बहस हो गई है कि आप अब चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने क्या किया। जो इशू था, मेन इशू, डीडीसीए हैज गॉन इनटू बैकग्राउंड, योर इशू हैज बीन हाईलाइटेड कांग्रेस और आप पार्टी नहीं, तो उसमें अब ये आपकी चिट्ठी सुब्रमण्यम स्वामी लिखेंगे, उसका आप जवाब देंगे, तो जो इशू उठाया था आपने 8 साल से वो तो खत्म हो गया ना, वो तो बैकग्राउंड में चला गया। अब आपकी वापसी होगी या नहीं होगी, आपको पार्टी से निकाला जाएगा या रखा जाएगा, वो बन गया ना इशू। मैंने 22 साल खून पसीना पार्टी को दिया है, पार्टी ने भी मुझे दिया है, मेरे को पार्टी से कोई गिला नहीं है। अगर मुझे पार्टी निकालेगी तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। दूसरी बात, क्रिकेट का मामला है तो अभी सीबीआई का चल ही रहा है काम, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, मैं तो अंत तक लेके जाऊंगा। अधवारा नहीं छोड़ता, किसी को बेचारा तकलीफ ज्यादा होती है अधवारे में, कंप्लीट होना चाहिए कोर्स। आपको खेलते थे, आप बॉल की लेंथ पिक करते थे, यहाँ आप अपने लीडर्स की लेंथ नहीं पिक कर पाए। श्रीनिवासन केस चल रहा था, 10,000 करोड़ की कंपनी है बीसीसीआई, आपके टॉप लीडर जो कि स्टेट एसोसिएशन में थे वो तो एक सेकंड नहीं बोले। 326 करोड़ श्रीनिवासन ने रख दिया लीगल एक्सपेंसेस के लिए, कोई इसी ने मुंह नहीं खोला। आप तो इनकी दुकान बंद करवाने पे आ गए। 35-40 करोड़ रुपया ये स्टेट एसोसिएशन को देते हैं पॉकेट मनी के लिए, आप उनकी दुकान बंद करवाएंगे तो क्या आपको उठाकर नहीं फेंकेंगे वो? हाँ, ये बात तो आपकी सही कहना है कि दुकान तो बंद हो गई है। दुकान बंद करवा रहे हैं आप तो। हाँ, दुकान तो बंद हो गई है। तो निकाल रहे हैं डीडीसी से, तो निकाल देंगे तो कौन सा मैं रोज निकाल, मैं आपको बताता उसका कारण भी बताता हूँ, और गंभीर कारण है। वो निकाल मुझे इसलिए रहे हैं कि एजीएम में जाकर के फिर मैं बैंड बजाऊंगा इनकी, कि साल में एक बार जाता हूँ एजीएम में, इनके कागज लेकर के जाता हूँ और उसके अंदर ये जवाब देने लायक नहीं रहते हैं, 3-3 घंटे तक चलता है, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो निकाल देंगे तो कौन निकालेंगे, ये भी आपने देखा है। जितने लोग वहां बैठेंगे निकालने के लिए, सबने एक दूसरे के ऊपर केस किया हुआ है। 4 ने मिलकर केस किया हुआ है 4 के ऊपर कि तुमने बैंक अकाउंट खुलवा करके अपने रिलेशन यहां डलवा दिया। नहीं बताऊंगा रिलेशन के, आपको मालूम ही जानते हैं आप। इनके एक्टिंग प्रेसिडेंट, इनके वाइस प्रेसिडेंट और बाकियों ने इनके प्रेसिडेंट के ऊपर किया है कि तुमने 1.55 करोड़ का राउंड ट्रिप किया पैसा अपनी कंपनी में, 1.55 करोड़। इनके डायरेक्टर्स ने चिट्ठी लिखी हुई है, उधर से दूसरे डायरेक्टर ने उसके ऊपर लिखी हुई है, एक दूसरे को दी हुई है गाली कि तुम यहां पे चोरी कर रहे हो, तुम यहां कर रहे हो चोरी, तुमने मेरे से ज्यादा माल खाया, मैं माल मैंने कम कमाया। इनके जो सीनियर काउंसिल थे जो केस लड़ रहे थे हाई कोर्ट में, उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है, और इतनी जल्दी चिट्ठी लिखी हुई है द देन प्रेसिडेंट को कि मैं आपको बता नहीं सकता उसकी भाषा, और वह केस लड़ रहे थे डीडीसीए के लिए। इनके एक लॉयर है यूके चौधरी, सरकार बदलते ही डीडीसीए के लॉयर सीएलबी के मेंबर बन गए। क्वासी जुडिशियल होता है जिसमें कंपाउंडिंग होती है लोक अदालत में, सीएलबी के मेंबर बने इन द लोक अदालत। और उस आदमी ने जिनके लिए केस लड़ रहा था उनको ही ले जाके सीएलबी मेंबर बनने के बाद कंपाउंड करा दिया। तो हमारे एक एमसी बख्शी है मेंबर, वो गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में और उच्च न्यायालय को उन्होंने जाकर के कहा कि सर ये देखिए, ये तो आदमी इनके लड़ता था केस, ये तो अब सीएलबी मेंबर बना दिया गया है, तो गिफ्ट दिया गया है और इसने कर दिया, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसी समय स्टे कर दिया सब कंपाउंडिंग और सारे फाइल्स मंगा लिए। अब ये आप मुझे बताइए, ये दिन दहाड़े डकैती नहीं है तो क्या कोई बच्चा है दूध पीता हुआ? कमाल की दीवानगी है यार। एक सितम दिन एक सितम रात करो हो, तुम वो दोस्त हो जो दुश्मन को करामात करे हो, न दामन पे कोई छीट
न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो अधर्म के विरुद्ध में, तो ऐसी बलाएं रास्ते में मिलेंगी। जो तो डर जाता है वो रुक करके खत्म हो जाता है, उसे खस्सी बोलते हैं। खस्सी जो बलि पे चढ़ता है, जो अंत तक अपने शिकार को पकड़ने चला जाता है, उसको शेर कहते हैं। मैं ऐसे बाप का बेटा हूं। इस बात को तो आप मानेंगे कि भारत का जो स्पोर्ट्स का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो राजनीति पूरे शबाब पे है, खत्म है सर। उसका एक प्रूफ ये है कि स्पोर्ट्स बिल यूपीए के दौरान भी आया, नहीं पास हो पाया, भी आया एनडीए सरकार के दौरान। स्पोर्ट्स बिल कैबिनेट में गया था जी, आया, जो उसको नहीं आने दिया। बिल्कुल, उसका रीजन बीसीसीआई ही था। मेरा प्रश्न है कि आपकी लड़ाई क्या आपको लग रहा है कि बड़ी होने वाली है, और ये जो अंगड़ाई आपने ली है कहीं बीसीसीआई तक जाएगी, और कैसे इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल दिग्गजों को जो बीसीसीआई को रन कर रहे हैं या बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन रन कर रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे आप अकेले? क्यों नहीं करेंगे साहब, क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और एबीपी के माध्यम से लोगों को, जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सबों से अनुरोध करूंगा कि लाभ सब कुछ जिंदगी में नहीं होता है। कुछ ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद भी लोग याद रखें। और जिस प्रकार से राजनीतिक दखल बढ़ रहा है, खेल समाप्त हो जाएगा। केवल क्रिकेट नहीं, ओलंपिक्स का आप हाल देखिए क्या हुआ है। ये क्रिकेट भी उसी कगार पे जाएगा। अभी बचा इसलिए है कि इसके पास पैसा है और इसके पास खिलाड़ी हैं, और इसके बराबरी में कोई खेल आ नहीं सका है। बहुत सारे प्लेयर्स ने सपोर्ट कर दिया, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर। देखिए, आप मुझे एक चीज समझिए, व्यक्तिगत समर्थन हो सकता है आपके बड़े सारे हो, मैं आपका व्यक्तिगत समर्थक नहीं हूं, उससे भ्रष्ट या भ्रष्टाचार से तो मतलब नहीं है ना। अच्छा बुरा तो कोई किसी को कह सकता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो सामने दिखता है। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ, उसके बाद डीसीए ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि 19 बिल जो आपकी तरफ से आए वो फर्जी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर लिया गया वो वही कंप्यूटर है, वो जस्टिस मुगल मुदगल ने भारत का जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका से, उसमें भी उसी भाव पर वही कंप्यूटर लिया गया जिसकी आप बात कर रहे थे। वो तो इस साल के बिल हैं जी, जो बिल है वो 13 तक के बिल है, और कुछ मैचेस जो कुछ एक बिल उसके अंदर उन्होंने बता रहे हैं, वो बिल तो इस साल के हैं जी। वो तो हमने दिखाए नहीं, हमने तो ये बिल दिखाए जो उसके पहले के हैं। वो जिस 3,500 के कंप्यूटर का बता रहे हैं बिल, वो तो इस साल के बिल है जो जस्टिस मुदगिल ने लिए हैं। हमने जो आपको बिल देखा पहले के हैं, वो इसलिए बिल दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा भाव पर लिए गए, इस साल का बिल देख लीजिए, ये अभी भी उसी भाव पर लिए जा रहे हैं। मैं तो 16,000 के बिल की जो पुरानी बात कर रहा हूं, वो कहां से फर्जी हो गए? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बिल नहीं है। उन्होंने कहा कि 19 ऐसे बिल हैं जो उन्होंने रेज ही नहीं किए, उनमें पेमेंट नहीं हुई। सुनिए ना जी, तो मुझे कटघरा में खड़ा कर देना, इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा उनको? सीबीआई की इंक्वायरी ले लें, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उनको मुझे मारने के लिए, अगर बिल फर्जी है तो। 2 उदाहरण दूंगा कि बड़े मजेदार हैं। एक कौशनिक साहब, इसकी कंपनी खुली भी है कहीं नोएडा में, विकीलीक्स वाला गया देखने के लिए वो जगह कहां है, पता नहीं लगा। उसके कागज हमने निकाले तो 29 जून 2009 को वो कंपनी फॉर्म भी, उसके कंपनी के अकाउंट में 1,50,000 थे उस समय। 2 महीने बाद उस कंपनी को 4.25 करोड़ का काम दे दिया जाता है। अब देखिए, आप कहीं भी कोई काम देते हैं तो आप कंपनी के 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स देखते हैं। आप देखते हैं कि उसने पिछले 3 सालों में ऐसे 5 काम या 6 जो आप नॉर्मल देते हैं, बिल्स की जो आप बनाते हैं, मानक तय करते हैं, उसमें कि भाई इसने 4 काम या 5 काम ऐसे किए कि नहीं, कम से कम 20 करोड़ के किए हैं या नहीं है, 15 करोड़ के किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद आप टेंडर करते हैं और जिसको मिलता है उसको आगे जाता है। यहां आपने उस कंपनी को दे दिया। एक इटालियन कंपनी है, देखिए कथेरिया इलेक्ट्रिकल्स, 3 करोड़ 32 लाख रुपए दे दिए गए, उसकी जगह ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। आप टारगेट कर रहे हैं अरुण जेटली को सर, फिर और लोग ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली ने कोई पैसे वगैरह की घपला नहीं किया। उनके साथ देखिए, एक सवाल सुनिए, उनके 7 लोग हो सकता है उन्होंने गड़बड़ की हो। जो दूसरी आप बात कर रहे हैं, हर जगह स्पोर्ट्स में यही है, लोग तो जेबी संस्थान बना लेते हैं, फर्जी लोगों के मेंबर बना लेते हैं, चुनाव दर चुनाव जीत जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि उसमें की मैनेजमेंट पर्सन माननीय अरुण जी थे, इनके साथ में बैठे हुए इनके ट्रेजरर थे, इनके साथ में बैठे हुए इनके वाइस प्रेसिडेंट थे। ये लोग फर्जी कंपनियों को करवा रहे थे। मैं अरुण जी को बता रहा था, तो उनके असली चाहने वाले कौन हुए, मैं या वो जो गलत काम करवा रहे थे? इसका तो कोई जवाब होगा। ठीक, यदि मैं गलत हूं तो मुझे, मैं अपना था या मैं पराया था? मैं अगर गलतियां करोड़ों रुपए की बता रहा था
तो मैं अपना था या पराया था? जब वो बैलेंस शीट साइन कर रहे थे, मैं कह रहा था कि नहीं कीजिए, फ्रॉड कंपनियां हैं, मैं अपना था या पराया था? जो 11-12 की बात हो रही, मैं कह रहा हूं आपके पास फाइनेंशियल मैनुअल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि देखिए यहां गड़बड़ियां, हेराफेरी हो रही हैं, मैं पराया था कि अपना था? अपना वो नहीं होता जो गलतियां करते रहे और गलत कागज साइन करवाता रहे। अपना वो होता है जो वक्त पर एक बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। अगर उन्होंने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा, कम से कम अक्लमंद दुश्मन ही समझते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई आरोप उन पर नहीं है, गलत काम लोग करवा रहे हैं और वो साइन किए जा रहे हैं, ये बात गलत थी, ये बताने की प्रयास कर रहा था मैं। उनके ऊपर उंगली कहां उठा रहा था भाई? पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कैसे अपने थे कि आप अपनों को अपनी बात नहीं बता सके? आप कैसे अपने थे कि प्रधानमंत्री जो आपके अपने हैं, जिनकी हर बात को आप सही मानते हैं, वो आज आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं? आप कैसे अपने हैं कि पार्टी अध्यक्ष ने आपको नहीं करना दिया जो आप करना चाहते हैं? तो ऐसा आपको कभी नहीं आया कि मेरे अपने होने पर भी मुझे सोचना चाहिए कि मैं कैसा अपना हूं कि लोगों को नहीं लगता कि मैं अपना हूं? यह प्रश्न नहीं है कि समझा नहीं पा रहा हूं। अगर कोई समझने की कोशिश ना कर रहा हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप स्कूल जाएंगे, उसमें बहुत सारे बच्चे बड़े अच्छे होते हैं जो आप एक बार बोलो तो एक बार में समझ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत दूर चले गए। आप कह रहे हैं कि वित्त मंत्री आपकी बात नहीं समझते, प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं समझते, पार्टी अध्यक्ष आपकी बात। प्रधानमंत्री जी से मैं समय मांग रहा हूं, पार्टी अध्यक्ष जी से समय मांग रहा हूं कि उनको मैं पूरी तरीके से विषय को समझाऊं, बता सकूं। कीर्ति जी, मेरा सवाल है, केजरीवाल जी कमीशन के लिए डिसीजन लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो आप क्या एलजी के जो पोजीशन है उसको सपोर्ट करते हैं या केजरीवाल जी के सपोर्ट करते हैं इस इश्यू में? जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट। इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर सिलेक्शंस हो, उसके अंदर दूसरी जितनी भी चीज खेलने की होती है वो सीधा स्पोर्ट्स मंत्रालय के पास आती है, जो कि राज्य का विषय है। कि आपके सस्पेंशन के दूसरे दिन बीजेपी के कुछ बुजुर्ग नेता मिले, बैठे, उसमें लालकृष्ण आडवाणी भी थे, डॉक्टर जोशी भी थे, यशवंत सिन्हा भी थे और शांता कुमार भी थे। उस बैठक से जो हमें हमारे सूत्रों ने जानकारी दी वो ये थी कि एक तो आपके सस्पेंशन के वो खिलाफ हैं, दूसरा ये कि मार्गदर्शक मंडल के कुछ सदस्य चाहते हैं कि डीडीसीए मामले में एक जांच आयोग बनाया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे। आप कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है इस मामले में, तो आप चाहेंगे कि एक सेपरेट जांच आयोग बने जो इस पूरे मामले की गहराई से जांच करे? आपने जितने लोगों का नाम लिया वो सब पितातुल्य है और आदरणीय है। जैसा भी मार्गदर्शक मंडल तय करे, उसमें तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, वो जैसा तय करना चाहें वैसा तय कर लें। प्रधानमंत्री जी कुछ तय करना चाहें तो प्रधानमंत्री जी तय कर लें। लेकिन मेरा केवल ये रहेगा कि जो सस्पेंशन मुझे मिली है उसकी चिट्ठी मैंने लिखी है, मुझे मेरा गुनाह तो बता दो भाई, मैंने कहां पे गड़बड़ी की ये तो मुझे बता दो। मेरे ख्याल से सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि ये कम से कम गुनाह मेरे सामने आ जाए। बीसीसीआई और डीडीसीए जैसी संस्थाओं से असली जो वहां की गंध है वो बाहर नहीं निकल पाती, एक वजह से कि आरटीआई के अंदर ये संस्थाएं नहीं आती। इसी लॉजिक पर इफको और नेफेड जैसी कोऑपरेटिव्स भी बाहर हैं, कहते हैं कि हमने जनता का पैसा नहीं लिया, पब्लिक मनी नहीं है, हमने जनता से पैसा लिया। तो क्या ये संस्थाएं सारी, भले आरटीआई एक्ट में संशोधन करना पड़े लेकिन आरटीआई के अंदर आनी चाहिए, आपका क्या सुझाव? सब ऐसा है कि सीआईसी अपना डिसीजन दे रही थी कि बीसीसीआई आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए और मद्रास से 25-30 लोग यहां पर स्टे लेकर के आ गए। फिर हम लोग डीडीसीए पर आगे बढ़े। डीडीसीए के ऊपर स्प्लिट वर्डिक्ट था जिसपे 2-1 था। वो ये था कि इसको आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए, उसको रोक दिया गया। तो भैया क्रिकेट एक ऐसा खेल है, यूनाइटेड अलायंस, यूनाइटेड इन करप्शन, अलायंसेस और पोजीशंस। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो अब आप चाहते हैं? सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहली बात तो यह है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आना चाहिए। एक बात, यूनिफॉर्म सबका एक होना चाहिए। कोई ये नहीं कि कोई सेक्शन 25 में है तो कोई रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में है तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में है। जी। दूसरी बात ये हो गई जी। तीसरी बात ये कि जितने भी घोटाले अलग अलग संस्थाओं में चल रहे हैं उसके लिए इमीडिएटली आगे काम करना चाहिए कि अगले 6 से 12 महीने के अंदर वो सब सामने आ जाए। चलिए, ये 3 होने से मुझे लगता है कि हमारे खेलों में सफाई होगी। क्या आगे देखेंगे रैपिड फायर, देखना है कीर्ति आजाद 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। अगर आप बीजेपी में ना हो तो आप
कांग्रेस में जाना चाहेंगे या आम आदमी पार्टी में? आप ज्यादा करीब खुद को किसके पाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा या अमित शाह? आपको इंसाफ की उम्मीद किससे ज्यादा है, प्रधानमंत्री से या आरएसएस से? तो पहला व्यवहार कर रही है पार्टी या डीएनए ही गड़बड़? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। और ये दौर रैपिड फायर का, जिसमें 5 सवाल, कितने आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन हैं और तीसरा ऑप्शन है आप कह सकते हैं पास, और 5 में से आप 3 जवाब देते हैं तो ये गिफ्ट है आपका एबीपी न्यूज की तरफ से। शुरू करें। आपके अच्छे दिन कब थे, जब आप छक्के लगाया करते थे, क्रिकेट खेलते थे, या अब जब आप सस्पेंशन नोटिस का जवाब देते फिरते हैं? तब जब मैं छक्के मारता था, क्योंकि तब मैं देश के लिए खेलता था। अभी मैं एक राजनीतिक पार्टी के लिए हूं। उस समय मेरा देश धर्म था, मैं अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता था। मेरे पिताजी ने जेल गए देश की आजादी के लिए, मैं वो तो न कर सका, लेकिन क्रिकेट में जो भी थोड़ा बहुत कर सका, मुझे प्रसन्नता है कि मैं विश्व कप जीत पाया भारत के लिए। चलिए, मैं समझ रहा था कि अब भी आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, पर खैर आगे चलते हैं। इसमें तो सस्पेंशन हो गई ना जी। अगर आप बीजेपी में ना हो तो आप कांग्रेस में जाना चाहेंगे या आम आदमी पार्टी में? मैं काप में जाऊंगा। आप? काप में। काप क्या है? काप मतलब कांग्रेस और आपके दोनों बढ़िया लोगों को मिला। पर यहाँ पर ऑप्शन 2 ही है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। ये तो नहीं बात है ना कोई। मैं क्यों कांग्रेस और क्यों आप, मैं अपनी क्यों ना बनाऊं? तो अगर मैं बीजेपी में नहीं रहूं तो मैं कांग्रेस में मैं क्यों जाऊं और आप में क्यों जाऊं? मैं अपनी काप क्यों ना बनाऊं? तो आप इस कांग्रेस और आपके बढ़िया लोग लेके, तो आप इस सवाल को छोड़ना चाहेंगे? पास छोड़ना चाहेंगे? मैं अपनी पार्टी बना रहा हूं जी। इसमें तो बोलिए, आप लोग जजमेंट कीजिए भाई। आपके पास सवाल में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तीसरा ऑप्शन है पास, तो इसको छोड़ देते हैं। तीसरा सवाल, आप ज्यादा करीब खुद को किसके पाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा या अमित शाह? मैं शत्रुघ्न जी को बहुत पुराना जानता हूं। अमित शाह जी ने, मैंने उनसे बहुत बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन 2 बार मुझे मौका मिला। चलिए, 2 जवाब आपने दे दिए, मुझे लग रहा था इसका आप जवाब नहीं देंगे। खैर, अध्यक्ष के पास समय कम होता है ना, हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ऑनलाइन क्षेत्र। तीन 4 सांसद हैं बिहार से जिनको बड़ी परेशानी है आजकल, आप भी उनमें शामिल हैं। नहीं, मुझे परेशानी नहीं है। इसकी वजह क्या है? मुझे परेशानी नहीं है जी। मैं आपको पहले बता दूं, मुझे परेशानी नहीं, मुझे सच बोलने में कोई परेशानी नहीं है जी। मैं किसी से कोई परेशानी नहीं जी। या कहें कि 3-4 सांसद हैं जिनके जो रिश्ते हैं वो थोड़े से अलग से हैं। मेरे कोई रिश्ते नहीं गलत मेरा पार्टी से, मेरे रिश्ते बड़े अच्छे। तो ये इसकी वजह क्या है? क्या पार्टी का सौतेला व्यवहार है, या आपको लगता है कि इन सांसदों का डीएनए गड़बड़ है? यार, ये डीएनए वाली बात दिमाग क्या कर दी? पूरा फिर से बताइए, दोनों क्या थे? कि सौतेला व्यवहार कर रही है पार्टी या इन सांसदों का डीएनए ही गड़बड़ है? यार, ये लेना तो है ही मुझे। सौतेला व्यवहार कर रही है। 3 हो गए ना? चलिए, 3 हो गए ना? अब मैं पास कर दूंगा सब, मुझे लेना था ये। आखिरी सवाल है, मुझे लगता है आप इसका जवाब देंगे। आपको इंसाफ की उम्मीद किससे ज्यादा है, प्रधानमंत्री से या आरएसएस से? प्रधानमंत्री भी आरएसएस से निकले हुए हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं। आरएसएस ने भी सदैव भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने की है, और क्योंकि आरएसएस एक बड़ी शाखा है, मातृ शाखा है, इसलिए आरएसएस। चलिए, 5 में से 4 जवाब आपने दिए, बहुत बहुत बधाई। लाइए, जल्दी लाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।